सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किस भारतीय को विश्व एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है? तो आंसर होगा आदिल सुमरीवाला। अब ये आदिल सुमरीवाला, ये नाम आपने पहले भी सुन रखा है। कौन है ये? तो ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और अभी इन्हीं को वर्ल्ड एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है, जो ग्लोबल ट्रैक एंड फील्ड प्रबंधन संगठन में किसी भी भारतीय का सबसे ऊंचा पद है। तो इन्हें 4 सालों के लिए चुना गया है। देखो, भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन की बात हुई है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया स्थापना होती 1946 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है। आपने कहा अध्यक्ष आदिल सुमरीवाला है। लेकिन अगर वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें तो स्थापना इसकी होती है 1912 में, हेडक्वार्टर मोनाको में है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? सेबेस्टियन कोए। और इसके 4 उपाध्यक्षों में से एक भारतीय बने हैं, उनका नाम आदिल सुमरीवाला है। एक वर्ल्ड एथलेटिक्स डे भी होता है, ये हम 7 मई को मनाते हैं। बाकी और भी मैं आपको नाम याद दिलाऊंगा जो भी न्यूज़ में थे, जैसे कि गंजी कमला विराव फसाई के सीईओ बने, संतोष कुमार यादव नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने, और प्रवीण शर्मा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के ये अध्यक्ष बने। तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा दुनिया का पहला 3D रॉकेट। नाम पूछ रहे हैं, उस रॉकेट का नाम बताओ। तो आंसर होगा अग्निबाण। तो रॉकेट का नाम है अग्निबाण। किसने बनाया? चेन्नई की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसका नाम है अग्निकूल कॉस्मोस, इसने बनाया है। और इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। और ध्यान से सुनना, अगर ये रॉकेट सफलतापूर्वक धरती के लोअर ऑर्बिट में पहुंचता है तो ये जो अग्निकूल कॉस्मोस नाम की जो ये स्पेस कंपनी है, ये देश की दूसरी प्राइवेट रॉकेट भेजने वाली कंपनी बन जाएगी। अच्छा, अब आप लोग ज़रूर सोचेंगे कि अगर ये दूसरी प्राइवेट कंपनी बनेगी ऐसा करने वाली, तो पहली कौन सी थी फिर? तो पहली थी स्काई रूट एरोस्पेस। बाकी अग्निबाण रॉकेट की बात करें तो ये सिंगल स्टेज का रॉकेट है, और इसके इंजन का नाम है अग्निलैट इंजन। ये इंजन पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है। और ये जो अग्निबाण रॉकेट है, इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 100 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को धरती से उसकी निचली ऑर्बिट, जो लोअर ऑर्बिट है, निचली कक्षा है, वहाँ पे स्थापित करने में ये सक्षम है। देखो, इस कंपनी की बात करें जो ये अग्निकूल कॉस्मोस स्पेस स्टार्टअप है, इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। इसका हेडक्वार्टर आपको पता ही लग गया, चेन्नई में है। साथ में आपको बता दूं, जो आनंद महिंद्रा जी हैं, उनकी इसमें फंडिंग है। उन्होंने इसमें 80,000 करोड़ के समथिंग इन्वेस्ट किया है। अब देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जा रहा है, तो आंसर होगा तेलंगाना में, तेलंगाना के सिद्धिपेट में। अगर पूछे भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे बन रहा है, तो आंसर होगा बेंगलुरु में। और निर्मला सीतारमण जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं, इन्होंने किस आईआईटी में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया था? आईआईटी मद्रास। आपको याद है, इसरो ने अपना सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था? SSLV-D2, मतलब शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कहाँ से लॉन्च किया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही। और भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम एस है। इसे स्काई रूट कंपनी ने बनाया, ये मैंने आपको बताया भी था अभी। और अगर पूछे कि भारत का पहला निजी तौर पर क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था धवन-1। पढ़ा है आपने इसके बारे में। अच्छा, यूँ बताओ, इसरो जो है ये छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्ट कहाँ पे बनाएगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। और अभी दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जिसका नाम है JUICA-2, इसको किसने लॉन्च किया था? चाइना ने लॉन्च किया था। और अगर पूछे ना, भारत का सूर्य मिशन कौन सा है? आदित्य L1। तो इसे लॉन्च करेंगे हम किससे? PSLV C57 रॉकेट से। और रॉकेट तो ये भी पूछ सकते हैं कि अभी हमारा जो चंद्र 3 मिशन था, यानी कि चंद्रयान 3, इसको अभी हमने 14 जुलाई को लॉन्च किया था। किस रॉकेट से? LV-M3M4 रॉकेट से, जिसे हम बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 अगस्त को। तो हर साल 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के रूप में मनाया जाता है।
अब अगर बात करें कि 19 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं, तो 19 अगस्त 2003 को इराक की कैपिटल बगदाद में यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय पर हमला हुआ था, जिसमें 22 कर्मचारी मारे गए थे। तो उसके बाद 2008 में यूनाइटेड नेशन महासभा ने 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में घोषित किया था। और इस बार की थीम क्या है? नो मैटर व्हाट। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक डे है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, वो है मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे। यह है मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। तो ह्यूमन राइट डे कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं, ये आप ध्यान रखना। चलो फिर अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज को एक बार रिवाइज करते हैं। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया, 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस था और 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे था। 1 से लेकर 7 अगस्त को हमने विश्व स्तनपान सप्ताह भी मनाया, ये भी ध्यान रखना। 2 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, 9 अगस्त को नागासाकी डे और विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे, 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे, 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डे और अभी 14 अगस्त को आपने विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया था। तो ये अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज है, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत ने वास्तविक समय में बाढ़ अपडेट के लिए एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया, उसका नाम बताओ। तो आंसर होगा फ्लड वॉच। तो अभी भारत सरकार ने मानचित्रों का प्रयोग करके वास्तविक समय रियल टाइम में बाढ़ की जानकारी प्रदान करने के लिए फ्लड वॉच नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ये एप्लीकेशन राज्यवार बाढ़ पूर्वानुमान 24 घंटे तक या बाढ़ सलाह 7 दिन तक दे सकता है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि अभी कुछ महीने पहले की बात है, वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए $108 मिलियन के लोन को मंजूरी दी थी? तो इसका उत्तर याद रखना, असम को, असम सरकार को। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में लावारिस जमाओं को ट्रैक करने के लिए आरबीआई ने किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा उद्गम। तो अभी आरबीआई ने कई बैंकों में लावारिस जमाओं को ट्रैक करने के लिए उद्गम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। उद्गम की फुल फॉर्म क्या होती है? अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। तो ये पोर्टल आरबीआई के द्वारा जनता के उपयोग के लिए डेवलप किया गया है, ताकि उन्हें एक ही स्थान पर कई बैंकों में अपनी बिना क्लेम हुई राशि की जानकारी हो सके। अब आरबीआई ने लॉन्च किया तो इसके बारे में जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सेंट्रल बैंक, स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अगर पूछे ना कि आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है, तो यंग हिल्टन आयोग। राष्ट्रीयकरण हुआ इसका 1 जनवरी 1949 1949। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के हैं। अभी इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। गवर्नर से 2 नाम और याद आएंगे। पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम ऑसबॉर्न स्मिथ है, पहले इंडियन गवर्नर का नाम सीडी देशमुख है। और ये आपको लोगो दिख रहा है, इसमें एक पेड़ है जिसे कहते हैं ताड़ का पेड़, पाम ट्री। जानवर है रॉयल बंगाल टाइगर। और अभी आपने पढ़ा था आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रति लेन देन की सीमा को 200 रुपए से बढ़ा के 500 रुपए कर दिया। अभी आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर बने थे स्वामीनाथन जानकी रमन। और अभी अंतरदृष्टि पोर्टल को भी आरबीआई ने लॉन्च किया था। आरबीआई ने ही 100 डेज 100 पेज नाम से अभियान शुरू किया था। और आरबीआई ने नागरिकों को डिजिटल भुगतान से जोड़ने के लिए हर पेमेंट डिजिटल नाम से भी अभियान शुरू किया था। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा प्रिया मलिक। बात कर रहे हैं यहाँ पे अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की, जिसका आयोजन हुआ कहाँ? जॉर्डन में। तो इसमें भारतीय पहलवान है प्रिया मलिक, इन्होंने गोल्ड जीता है। और ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस तरह अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली वे भारत की दूसरी महिला पहलवान बन गई हैं। अब आप कहोगे ये दूसरी बन गई तो पहली कौन थी? तो उनका नाम था अंतिम पंघाल। एक्चुअली में वो 2022 में कुश्ती में जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। और प्रिया मलिक की बात करें तो अभी इन्होंने 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में फाइनल में जर्मनी की लॉरा सेलिन को हराया है। और कुश्ती से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताऊंगा कि अभी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी, यह याद रखो पहले तो। कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में। इसमें भारत का एकमात्र गोल्ड हमने जीता था। किसने जीता था? अमन सहरावत ने जीता था 57 किलोग्राम कैटेगरी में। वैसे तो भारत ने टोटल 13 मेडल जीते थे, लेकिन एक गोल्ड था, तो वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये अभी 2023 की ही बात है।
वैसे आपको बता दूं, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन जिसका हेडक्वार्टर है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में, इसके अध्यक्ष हैं मोहम्मद जलूद और इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं सहदेव यादव। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए कुसीना माने स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा इसका तो कर्नाटक। अब आप सोचोगे कि भैया ये कुसीना माने क्या चीज है, तो ध्यान से सुनो। तो अभी कर्नाटक सरकार ने कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए 4000 ग्राम पंचायतों में ये कुसीना माने स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। ये तो हो गई न्यूज। अब बात करें कुसीना माने क्या है। इसका मतलब होता है बाल गृह, यानी कि इंग्लिश में बोलोगे तो डे केयर सेंटर, जिसका उद्देश्य क्या है? उन बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल या पोषण या सुरक्षा प्रदान करना जिनकी माताएं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा में काम करती है। और केवल वही नहीं, उनके साथ साथ उस एरिया के आसपास रहने वाली जो भी माताएं हैं उनके लिए भी ये डे केयर सेंटर होगा। वो भी यहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ करके काम पे जा सकेंगी। अब कर्नाटक हमने बहुत दिन हो गए बड़े बड़े हुए, तो चलो आपको कर्नाटक ले चलता हूँ। सीट की पेटियां बांध लो। ये रहा आपके सामने कर्नाटक। देखो, कैपिटल बंगलुरु हो गई, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहीं पे आपको इन्फोसिस का, विप्रो का, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का और इसरो वगैरह का हेडक्वार्टर मिलेगा। मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धारमैया है। गवर्नर है थावरचंद गहलोत। अभी आपको याद है, झीलों से खरपतवार को हटाने के लिए जल दोस्त एयरबोट, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? तो आंसर होगा बंगलुरु में। और अभी एडीआर रिपोर्ट आई थी, उसमें सबसे अरबपति विधायकों एमएलए के मामले में बताया गया था कर्नाटक टॉप पर है। और सबसे ज्यादा आपको टाइगर तो पता है ना कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक में है। लेकिन हाथियों के मामले में कर्नाटक टॉप पर है। और याद रखना, भारत में पहली बार 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। वो भी कहाँ पे? बंगलुरु में। इसमें ब्रांड एम्बेसडर कौन बनेंगे? रोहन बोपन्ना, जो जिनका संबंध टेनिस से है। ये छुपा स्तंभ प्रश्न है, इसको ध्यान रखना। और अभी वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? तो बंगलुरु बना। अभी कर्नाटक ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना को भी लॉन्च किया। अभी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 आई थी, उसमें भी कर्नाटक टॉप पे था। अच्छा, अभी संगीत कलानिधि पुरस्कार जीता था बॉम्बे जयश्री ने, वे कर्नाटक से हैं। और अभी 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी को जीता था कर्नाटक ने, मेघालय को हरा करके। और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये बना है कर्नाटक के हुबली में, जो श्री सिद्धरुदा रेलवे स्टेशन है वहां पे, जिसकी लंबाई है 1507 मीटर। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अच्छा, एक और प्रश्न यहाँ से बन जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ पे खोला? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। तो कर्नाटक के तुमकुरु में। ये अच्छा प्रश्न है, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। बताइए, हाल ही में चर्चा में रही दूती चंद का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा उड़ीसा। दूती चंद वे उड़ीसा की रहने वाली है और वे भारत की सबसे तेज महिला एथलीट और राष्ट्रीय 100 मीटर रिकॉर्ड धारक के रूप में प्रसिद्ध भारतीय फर्राटा धाविका दूती चंद। अभी ये चर्चा में क्यों है, इनके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? आप जानते ही हो, एथलीट हैं, उड़ीसा की रहने वाली हैं, भारतीय फर्राटा धाविका है ये। एक्चुअली में अभी डोप टेस्ट हुआ, इनका डोपिंग टेस्ट हुआ, उसमें ये पॉजिटिव पाई गई, जिसके कारण उन पे 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए। इन्होंने भारत के लिए काफ़ी मेडल जीते हैं, काफ़ी रिकॉर्ड इन्होंने बनाए, लेकिन इसके बाद डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव आना और 4 साल का प्रतिबंध लगना, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। डोपिंग का मतलब अगर किसी को नहीं पता तो मैं हल्का सा बता दूं आपको। अगर आप खिलाड़ी हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ प्रतिबंधित दवाएं होती हैं, जिसे स्टेरॉइड्स बोला जाता है। वो आपकी क्षमता को बढ़ा देते हैं इंस्टेंटली, जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। तो स्पोर्ट्स यानी कि खेल के क्षेत्र में ऐसी दवाओं पे प्रतिबंध लगाया जाता है। अगर आप ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करते हो तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, सख्त कार्रवाई, जिसमें जैसे कि आप पे बैन लगा दिया। बैन ही लगाते हैं, और बैन लगाने से खिलाड़ी का मतलब यूँ समझ लो करियर लगभग ख़त्म हो जाता है। 4-4, 5-5 साल के बैन लग जाते हैं। फिर आपने जो भी मेडल जीते होंगे अतीत में, पास्ट में, फिर सब पे शक की निगाहों से देखा जाता है कि यार मतलब ये तो चीटिंग करके लाया होगा। जैसे कि नहीं होता क्या, एग्जाम में आपने टॉप करा, एक बार चिट मिल गए आपके पास, चीटिंग या जैसे भी आप चीटिंग करते हुए पाए गए, तो फिर आप पे ऊपर बैन लगा दिया जाता है कि 4 साल तक आप कोई भी एग्जाम नहीं दोगे। मतलब एक सपोज वो एक उदाहरण किसी पे लगा दिया जाता है, तो फिर बाद में
पब्लिक उसके आसपास की रहने वाली ये सब सोचते हैं अरे बचपन में हम तो सोचते रहे टॉप करा है, चीटिंग करता होगा, आज भी चीटिंग करी है, पहले भी ताने मारते हैं लोग। अब करा नहीं करा वो तो हमें नहीं पता, हम चर्चा नहीं कर रहे हैं उस बारे में, मैंने आपको समझाना था बस ये। बाकी नाडा की बात करते हैं तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसी ने प्रतिबंध लगाया इन पे। और वर्ल्ड वाइड जो ये देखने वाले भाई भारत में ये काम सौंप रखा है नाडा को, और दुनिया में इसकी जो मेन एजेंसी है उसका नाम है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और नाडा का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जबकि वाडा का है मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो यह ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अभी हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो अभी पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने क्रिकेट में डेब्यू किया था सन 2008 में, लेकिन अभी संन्यास ले लिया। तो इनका नाम ध्यान रखना, पाकिस्तान के हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर आपको बताना है अभी हाल ही में किसने UEFA सुपर कप 2023 को जीता? तो आंसर होगा मैनचेस्टर सिटी ने। तो यहाँ बात कर रहे हैं UEFA सुपर कप 2023 की। इसे जीत लिया है मैनचेस्टर सिटी ने। किसे हराया? तो आंसर होगा सेविला को हराया है। तो इसमें बस याद रखने के लिए इतना ही था, किसने जीता। क्या है ये? UEFA सुपर कप 2023, संबंध इसका फुटबॉल से है। तो आज की फटाफट वाली सीरीज में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जो भी साल भर में इंपॉर्टेंट सप्ताह, जो वीक हम मनाते हैं ना भाई, डेज तो पढ़ते ही रहते हैं हम, बीच बीच में कोई इंपॉर्टेंट वीक आता है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी अगस्त में हमने देखा वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, विश्व स्तनपान सप्ताह। तो इस तरह के जो भी सारे इंपॉर्टेंट जो भी सप्ताह होते हैं वो मैं लेकर के आ गया आपके सामने। हमेशा की तरह पहले मैं आपका टेस्ट लेना चाहूँगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न है। वीडियो को आप पॉज करो, आराम से समय लेकर के आंसर लगाओ, फिर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आप देखना आपके कितने प्रश्न सही गए और कितने गलत। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा, सड़क सुरक्षा सप्ताह यह आपने 11 से लेकर 17 जनवरी तक मनाया। राष्ट्र उत्पादकता सप्ताह मनाया गया 12 से लेकर 18 मार्च तक। राष्ट्र पोषक सप्ताह ये 1 से लेकर 7 सितंबर तक। विश्व स्तनपान सप्ताह ये तो हम मना ही रहे हैं, आपने देखा अभी 1 से लेकर 7 अगस्त तक। विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से लेकर 30 अप्रैल तक। विश्व जल सप्ताह ये इस बार हम मना रहे हैं 20 से लेकर 24 अगस्त तक। सतर्कता जागरूकता सप्ताह इस बार हम मना रहे हैं इसको 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक। और सुशासन सप्ताह 19 से लेकर 25 दिसंबर तक। बाकी विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक। और राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक। मैं आज आपसे नहीं कहूँगा कि मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कितने प्रश्न आपके सही रहे या कितने गलत, क्योंकि मान के चल रहा हूँ ज़्यादातर आपके गलत ही होंगे। कोई बात नहीं, अभी तक आपने शायद एक साथ इन्हें पढ़ा भी नहीं होगा कहीं, लेकिन अब मैंने आपको बता दिया है ना, तो अब इनको नोट कर लेना कहीं पर और ध्यान रखना। और एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, आपकी डेली 8 PM वाली टेस्ट सीरीज जो करंट अफेयर्स की है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें जनवरी से लेकर आज तक जो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो डेली मैं आपको उस टेस्ट में रखूँगा, वो डेली मैं आपको उस टेस्ट में दूंगा। क्योंकि मॉर्निंग में जो आपकी डेली करंट अफेयर्स वाली क्विज आती है उसमें तो आज के जो आपने करंट अफेयर्स पढ़े वही क्विज होती है, और आप सभी आराम से लगा देते हो बिना क्वेश्चन पढ़े भी, मुझे पता है बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर लगाते हो, हाँ ये होगा ये होगा ये होगा। लेकिन जो ये शाम को हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसमें फ़ायदा ये है, उसमें आप बिना प्रश्न पढ़े तो आंसर लगा ही नहीं सकते हो। अरे प्रश्न पढ़ने के बाद भी सोचना पड़ेगा, और यही तो मज़ा है मित्रों, हमारा भाई और बहनों, यही तो मज़ा है। क्योंकि जनवरी से लेके आज तक टॉप 10 क्वेश्चन मैं डेली लेकर के आऊँगा। अभी हम टॉप 10 रख रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ने की। चलो एक टारगेट रख लेते हैं, डेली शाम को 8 बजे ये क्विज आती है, तो आज में अगर 1000 बच्चे उस टेस्ट को देते हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है कि हाँ भाई 1000 बच्चे आ जाएंगे तो पैसे दे देंगे मुझे, फ्री कर रहा हूँ ये सब काम मैं आपके लिए। लेकिन आप लोग जुड़ोगे तो मुझे काम करने में मज़ा आएगा, इसीलिए मैं टारगेट रख रहा हूँ। 1000 बच्चे टेस्ट देंगे तो हम ये क्वेश्चन को बढ़ा करके 10 से 20 कर देंगे। पहले ये तो टारगेट पूरा करते हैं, फिर आगे के आगे सोचेंगे। बस इसमें चीटिंग मत करना आप, जो आपके एक्चुअल में नंबर आ रहे हैं, जो एक्चुअल में टाइम लग रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी रैंक बनने देना। चीटिंग करोगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। देखो हो सकता है मैं आपका नाम ही वहाँ से हटा दूँ, फिर आप चाहे कितनी ईमानदारी से दोगे आपका नाम ही नहीं आएगा वहाँ पे, या फिर मैं टेस्ट को ही बंद कर दूंगा चीटिंग करोगे तो अपने दोस्तों के साथ में
तो अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। आपका जो रिजल्ट आता है दोस्तों के साथ में शेयर करो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। चलो अब मैं कल का रिवीजन कराता हूँ आपको करंट अफेयर्स का। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा किस मंत्रालय ने अभी प्रधानमंत्री उषा योजना को शुरू किया, तो आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। फिर आपसे पूछा किस भारतीय मूल के व्यक्ति को हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार जीता, तो राज चेट्टी। फिर पूछा अभी अबुआ आवास योजना शुरू की झारखंड ने। फिर पूछा अभी 2024 में बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, भारतीय वायुसेना। फिर पूछा किस शहर में भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट होगा, चेन्नई में। फिर पूछा भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में खुलेगा, तमिलनाडु। फिर पूछा CSIR NBRI ने नमो 108 लॉन्च किया, क्या है ये, कमल का फूल। फिर पूछा अभी नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए कोलकाता में नशा मुक्त बंगाल अभियान को किसने शुरू किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। फिर पूछा इरफान अ लाइफ इन मूवीज नाम की बुक को लिखा, शुभ्रा गुप्ता। और फिर पूछा DRDO के पूर्व प्रमुख का निधन हो गया, नाम बताओ, VS अरुणाचलम। वीडियो अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन बने, तो आंसर होगा जनार्दन प्रसाद। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।